तो आज हम करने वाले हैं जेई मेंस 21 जनवरी के शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, बैटरी विद ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर, पावर कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम फॉर। एक हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इसमें पावर मैक्सिमम की कंडीशन पूछी है, ये मैं इजीली पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो पावर मैक्सिमम होती है वो कब होती है, व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, keeping the significant figures in view, the sum of the physical quantities 52.01 meters, 153.2 and 0.123 meters is। हमें इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि हमें इनका सम करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स का इसमें ध्यान रखना है। तो नंबर्स क्या है हमारे पास में, 52.01, 153.2 एंड 0.123। तीन नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 333.502। ये हमारे पास में टोटल आएगा इसका। हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या है कि जो नंबर्स में हमारे पास में 3 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, हमें अपने रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 फिगर्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद में 1 फिगर है, यहाँ डेसिमल के बाद में 3 फिगर्स हैं। तो हमें अपने रिजल्ट में 1 फिगर रखना है क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद में 1 फिगर है जो कि लीस्ट है। हमारे पास में डेसिमल के बाद में 3 फिगर, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 205.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव ऑफ 0.04 eV। ठीक है, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इन्होंने एनर्जी दी है किसी स्टेट के लिए जहां पर E की वैल्यू है ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी। इफ L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इन्होंने 2πL/H इसकी वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो मैं ये चेक करना है कि ये एनर्जी कहां पर है। एनर्जी इन्होंने दी है 0.04 E नेगेटिव ऑफ। ठीक है, हमें पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 Z²/n²। यहां बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13.6/n²। ये हमारा एनर्जी हो जाएगी। इस एनर्जी को इन्होंने दिया हुआ है कितना, 0.04 इंटू E, और E क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, जो कि हमें कितना पता है 13.6 होती है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर ये 13.6 से ये कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 1/n² इज इक्वल्स टू 0.04। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n आ जाएगा 5। मतलब ये 5th शेल की बात कर रहे हैं, 5th ऑर्बिट की। तो अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमारे पास में L है एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू रखते हैं चलो 2πL। एंगुलर मोमेंटम वैल्यू क्या होती है, NH/2π, NH/2π। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, अपॉन में H, ये और है 2πH। क्या वैल्यू बची हमारे पास में रिमेनिंग 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 176 रेडियन पर सेकंड। ये हमें काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम इज, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी पूछी है, हमें ये पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये सिंपल सा रिलेशन है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, 176 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल्स टू 88। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 47 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स केप्ट एट व्हाट टेम्परेचर। इन्होंने पूछा है कि ऑक्सीजन की जो आरएमएस स्पीड है 47 डिग्री सेल्सियस पर, वो हाइड्रोजन के कितने टेम्परेचर के बराबर होगी, कितने पर उसकी जो आरएमएस स्पीड है मैच कर जाएगी। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, Vrms इज इक्वल टू 3RT/m²। ये होती है आरएमएस स्पीड। ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, 3RT, टेम्परेचर कितना है 47 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 320 केल्विन अपॉन m। ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, तो वहां 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स होंगे तो मास हो जाएगा 32। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 3RT/m, हाइड्रोजन का मास 2, क्योंकि वही हाइड्रोजन गैस, ये वैल्यू आ गई। इसमें स्क्वायर कर देंगे तो अंडर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करने पर अंडर हट जाएगा, कैंसिल नहीं करेंगे अंडर हट जाएगा स्क्वायर करने पर। 3R से ये 3R कैंसिल हो गया, 32 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इज इक्वल T।
तो जो हमारा टेम्परेचर आया है वो केल्विन में आया है 20 केल्विन। हमें क्वेश्चन में हमें डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 का प्लस माइनस फैक्टर में पता ही है, तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा -253 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the total length of a potentiometer wire AB is 50 centimeters in the arrangement shown in the figure. If P is the point where the galvanometer shows 0 reading, then length of AP is. यहाँ पर हमारे पास में दो रेजिस्टेंसेस यहाँ दिए गए हैं और ये कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है 0, इसका मतलब ये हमारा नल पॉइंट है। ठीक है, और हमें ये पता है नल पॉइंट पर ये लेंथ अगर हमारी L1 है, ये लेंथ अगर हमारी L2 है, तो जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो होता है और जो लेंथ का रेशियो होता है बराबर होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो हमारी जो लेंथ का रेशियो आ गया वो आ गया 3/2। टोटल लेंथ कितनी है वायर की 50 सेंटीमीटर्स, हमें 50 सेंटीमीटर्स को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर्स, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इन्होंने पूछा है लेंथ AP लेंथ पूछी, AP हो जाएगी 30 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, as shown in the diagram, when incident ray is parallel to the base of the prism, the emergent ray grazes along the surface। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारी इंसिडेंट रे है जो बेस के पैरेलल है, इसके पैरेलल, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक बार इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये दूसरा रिफ्रैक्शन इसके सरफेस के पैरेलल जा रही है, इस तरह से है, सरफेस को ग्रेज कर रही है, ये हमें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 0 √2, देन द एंगल थीटा इज, ये एंगल हमें थीटा, ये वाला एंगल पूछा गया हमसे, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हमें √2, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहले क्रिटिकल एंगल की कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर TIR वाली कंडीशन होने वाली है, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है ये। तो सपोज ये वाला एंगल है हमारे पास में IC, ठीक है, तो हमें पता है n = होता है 1/sin ऑफ IC, ये हमारे पास में कंडीशन होती है, तो sin IC विल बी इक्वल्स टू 1/n, एंड व्हाट इज n, n इज √2, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/√2, तो sin IC विल बी 1/√2, तो यहाँ से हमारे पास में IC की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये हमारा टोटल 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बचा हुआ एंगल भी 45 डिग्री का हो गया। ये वाला एंगल हमारे पास में, इसके बारे में एंगल में हमें कुछ भी नहीं पता है, इस एंगल के बारे में। ठीक है, और हमें ये एंगल थीटा गिवन है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, हमें यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है कैसे भी करके, हमें इस एंगल की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो चलो पहले इस एंगल को निकालते हैं। अगर मैं इस पूरे प्रिज्म में चेक करूं, पूरे प्रिज्म का जो एंगल होगा वो होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल है ये, तो इसमें ये टॉप वाला एंगल आ जाएगा 135 माइनस थीटा, जो टॉप का एंगल आएगा अगर हम इस पूरे प्रिज्म में चेक करते हैं तो वो 135 माइनस थीटा आ जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में चेक करूं, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें जो ये वाला एंगल आएगा, इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, अगर मैं इस एंगल को चेक करता हूं, ऊपर का एंगल है 135 माइनस थीटा, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, तो इसको अगर मैं 180 डिग्री करता हूं तो ये वाला एंगल थीटा निकल कर आ जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं, क्योंकि मुझे बाहर की वैल्यू पता है, अंदर की वैल्यू पता है, अगर यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएं, अब देखो यहाँ पर हमें बाहर का एंगल चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कैसे निकलेगा, ये लाइन इसके बेस के पैरेलल है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये टोटल 90 है तो ये भी 45 होगा। अब इस पॉइंट पर मैं एंगल ऑफ स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 लगाते हैं, n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 sin R, R कितना है 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2, थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ये हमारा 60 डिग्री का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इन द सर्किट गिवन इन द स्टेडी स्टेट विल बी, ये जो कैपेसिटर है इसका मैं चार्ज बताना है इन द स्टेडी स्टेट। अब देखो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो कैपेसिटर वाली ब्रांच होती है उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो हमारा रेजिस्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, क्योंकि रेजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस केवल तब होता है जब उसमें से करंट फ्लो करता है, यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जो हमारा सर्किट वर्क करेगा वो क्या करेगा, अब देखो करंट यहाँ से आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर ये डायोड ऑपोजिट है, रिवर्स बायसिंग में लगा हुआ है, तो इसमें से कोई करंट जाएगा नहीं, तो इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, तो केवल इस वाली ब्रांच में से करंट निकलेगा, तो हमारा सर्किट ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 4 ओम, ये है 1 ओम, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। करंट निकालेंगे, बैटरी हमारी 2.5,
टोटल रेजिस्टेंस है 5, तो हमारा करंट आ जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, ये जो ब्रांच है हमारी जिसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पहले हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I × R, करंट कितना है 1/2, R है 4 ohms, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट। तो अगर यहाँ का 2 वोल्ट है तो यहाँ का भी 2 वोल्ट होगा। यहाँ पर ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो सारा जो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ होगा, वो इस कैपेसिटर पर होगा। और हमें पूछा गया कैपेसिटर का चार्ज, और हमें पता है कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो होता है C × V, कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। C कितना दिया है हमारे पास में 5, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में कितना आया है 2, तो इसका जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम्स, तो 10 माइक्रोकूलम्स सॉरी, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ अ पार्टिकल m is equals to 2 kg, displacement of the particle varies with time as x is equals to alpha t square plus beta t plus gamma, then find the work done in time interval t is equals to 2 to t is equals to 3 seconds। इस टाइम इंटरवल में हमें वर्क निकालना है। इसका वर्क कैसे निकलेगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वर्क बाय एनर्जी का, कोई इसमें अलग सी चीज नहीं है। हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 अल्फा t प्लस बीटा, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने इसका, अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी आ गई 2t + 1, ये हमारी वेलोसिटी आ गई है। टाइम 2 से 3 तक, यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है, तो पहले वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब टाइम 2 सेकेंड्स था तो वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर्स पर सेकेंड, जब टाइम 3 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी आ जाएगी 7 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 1/2 m, मास कितना दिया है हमें 2 kg। सेकंड वेलोसिटी इज 49 का 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और पहली वेलोसिटी क्या है 5 का स्क्वायर 25, कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास में आ गया 24 जूल, तो इसमें 24 जूल वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the mass, charge and potential difference applied across a particle are 6 × 10⁻27, 3 × 10⁻19 and 1.21 volt, then the de Broglie wavelength of the particle is। de Broglie wavelength पूछेगी। de Broglie wavelength क्या होता है h/p। इन्होंने वैल्यू दी गई है, मास की वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू दी है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जिससे हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हमें मोमेंटम को हटाकर हम इसका फॉर्मूला मोमेंटम को रिप्लेस किससे कर देंगे 2m ev या 2m/q लिख सकते हैं हम इसको, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा ये, बस अब इसमें वैल्यूज रखनी है। 6.6 × 10⁻34 अपॉन √of 2 टाइम्स मास, व्हाट इज मास 6 × 10⁻27, चार्ज 3 × 10⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 1.21, ये हमारी वैल्यू है। सॉल्व करते हैं, 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर के अंदर, देखो अंडर में से, चलो उसमें से वैल्यूज को बाहर लेकर आते हैं अंडर में से, ये है 1.21, 1.21 का अंडर 1.1, यहाँ पर है 3 × 6 और 6 दो बार है, अंडर में से करेंगे एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, 10⁻27, 10⁻19, -27 प्लस -19 46, -46 का अंडर लेंगे 10⁻23, 6 × 1.1 6.6, 6.6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10⁻11, ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी 10⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 spheres having equal mass m, charge q and radius r are moving towards each other। ठीक है, both have speed u at an instant when the distance between their centers is 4r, minimum value of u so that they can touch each other। ये दो spheres एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों के चार्जेस में पता है, इनिशियल इनके बीच के डिस्टेंस है 4r, ये पूछना है कि इनकी बीच का डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ u की वैल्यू कितनी हो, मिनिमम वैल्यू जिससे कि दोनों एटलीस्ट एक दूसरे को टच कर लें। सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। सिंपल, इनिशियली क्या है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m u² × 2, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है, प्लस दोनों में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एक दूसरे की वजह से, वो क्या हो जाएगा k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हो गया इनिशियली, इज इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल क्या है,
दोनों आकर एक दूसरे को जस्ट टच कर गए, अब टच करके रिपेल होने वाले, मतलब उस टाइम पर ये इनकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। प्लस पोटेंशियल क्या होगी, जब ये टच करेंगे एक दूसरे को तो इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन 2r। अब हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस टर्म को मैं अगर उस तरफ लेकर जाऊंगा तो वहां बचेगा mu स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पर अगर मैं माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी k q स्क्वायर अपॉन 4r, तो u इज इक्वल k q स्क्वायर अपॉन 4rm अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू रख देते हैं इसमें, चलो k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर हो जाएगा q स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक 4 नीचे पहले से है तो वो हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट rm अंडर रूट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ये इसका मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर इज इनिशियली कनेक्टेड to a battery of EMF E in capacitance C. If the capacitor is disconnected and reconnected across an inductor of inductance L, then 25% of the energy is transferred to the inductor at a time. ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर, हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। कैपेसिटर को हमने इनिशियल बैटरी से चार्ज कर दिया था, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पर चार्ज कुछ Q आ चुका होगा, जब हमने कनेक्ट किया तो इससे इस पर चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। ये पूछ रहे हैं 25% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इंडक्टर एट अ टाइम, इसकी 25% एनर्जी इस पर ट्रांसफर हो गई है, तो बची कितनी इस पर, जो फाइनल एनर्जी बची है वो बची है 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी, ये हमारे पास वैल्यू बची हुई है। और हमें पता है जो एनर्जी होती है वो क्या होता है q स्क्वायर अपॉन 2c, तो अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं इस चीज का यूज करूँ तो जो फाइनल चार्ज है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 75% ऑफ इनिशियल चार्ज का स्क्वायर, अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू √3/2 इनिशियल चार्ज, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फाइनल चार्ज होगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल चार्ज cos ω t, ये हमारे फाइनल, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइनल चार्ज की वैल्यू होगी। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा qi cos ω t इज इक्वल टू √3/2 qi से qi कैंसिल हो गया, cos ω t इज इक्वल टू 3/2 सॉरी √3/2, तो ω t की वैल्यू कितनी होगी, ω t मस्ट बी इक्वल टू π/6। यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू रखता हूँ, ओमेगा इज 2π/t इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू π/6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T/12, ये हमारे स्मॉल t की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें पता है कैपिटल T कितना होता है, कैपिटल T की वैल्यू होती है 2π√LC, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा तो स्मॉल t कितना आ जाएगा 2π√LC अपॉन 12 विच विल गिव π/6 √LC, तो इतने टाइम पर ये वैल्यू हो जाएगी जो उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट इज x, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दो सीरीज में लगे हुए हैं तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2r + x, ये इसके साथ में पैरेलल में लगा हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, वो क्या होता है पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, करते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन, पहली R1 तो ये है, R2 R है अपॉन R1 + R2, तो ये हो जाएगा 3R + x, ये वैल्यू उन्होंने कहा है कि ये वैल्यू x के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 2rx + rx इज इक्वल टू 3rx, सॉरी 2rx नहीं 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर + rx इज इक्वल टू 3rx + x स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई। दूसरी तरफ लेकर जाते हैं इसको, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर + 2rx - 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a, सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -r + √3r, ये हमारे पास में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x की वैल्यू।
ठीक है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइन ले लेते तो x नेगेटिव में आ जाता, और x अगर नेगेटिव में आया तो रेजिस्टेंस नेगेटिव होता, जबकि रेजिस्टेंस नेगेटिव जैसी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव साइन कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ हॉलो सिलेंडर व्हिच इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर एक ब्लॉक है, वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है सिलेंडर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, सिलेंडर का हमें रेडियस r गिवन है। फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सिलेंडर। इसके बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन पूछा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सबने किया ही होगा ये, कि इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है mr ओमेगा स्क्वायर, इसकी वजह से ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, और ब्लॉक को अगर स्टेबल रहना है तो ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो बस ये हमारी कंडीशन है, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शन, म्यू इनटू द आउटवर्ड फोर्स, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। पहला स्टेटमेंट ये दिया है, ठीक है, देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। तो ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इंक्रीजेस, मतलब कैपिटल D की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कैपिटल D इंक्रीज होगा बीटा इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, हाँ सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इंक्रीजेस, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी लाइट की, द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। देखो यहाँ पर हमारे पास में हम एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है एंगुलर विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये हमें फॉर्मूला पता है। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो एंगुलर विड्थ इंक्रीज होगी, और अगर एंगुलर विड्थ इंक्रीज होगी तो नॉर्मल विड्थ भी इंक्रीज होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है इसका, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 4 rods and pulley is m, if the radius of pulley is r, then the find the acceleration of block mass m। हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखो ये सपोज ये नीचे जा रहा है विद ए एक्सेलरेशन, ये ऊपर जा रहा है विद ए एक्सेलरेशन। हमारे पास में यहाँ पर ये रिंग है, रिंग के अंदर रॉड दी गई है ये 2, ठीक है। ये सिस्टम सपोज यहाँ पर इस तरह से हैंग किया हुआ है हमने, तो कंडीशन लगाते हैं इसमें। पहले तो नॉर्मल, सपोज यहाँ पर टेंशन है T1, यहाँ टेंशन है T2, कंडीशन यूज करते हैं इसमें। ये नीचे फोर्स लगेगा mg, यहाँ पर नीचे फोर्स लगेगा mg, ये इसका FBD हो गया। तो पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई इस ब्लॉक के लिए। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आएगा T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तीसरा हमारी ये जो रिंग है, जो पुली है, जो एक रिंग है, उसके अंदर हमारी ये जो रॉड्स लगी हुई हैं, ये सब अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे। अब इस पर अगर मैं चेक करूं, एक ये है, एक यहाँ पर ये है, और ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरह से। यहाँ पर टेंशन लग रही है T2, यहाँ टेंशन लग रही है T1। ये टेंशन इसको इधर मूव कराना चाहेगी, ये टेंशन इसको इधर घुमाना चाहेगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो पुली तो एक तरफ ही जाएगी, जो कि भारी वाली साइड में जाएगी, तो इसका जो टॉर्क होगा वो ज्यादा आएगा। दोनों का अलग अलग टॉर्क होगा, इसका टॉर्क होगा T2 इंटू रेडियस, इसका टॉर्क होगा T1 इंटू रेडियस, लेकिन ओवरऑल इसका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। तो जो नेट टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, विच विल इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू आर, ये हमारा नेट टॉर्क होगा। तो मैं इक्वेशन को बनाए, T2 माइनस T1 आर इज इक्वल टू, टॉर्क क्या होता है I इंटू एल्फा, I इंटू एल्फा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और एल्फा किसके बराबर होता है, एल्फा होता है A अपॉन आर के बराबर, ये मैं पता है। तो यहाँ पर मैं एल्फा की जगह पर वैल्यू रख दे रहा हूँ A अपॉन आर, ठीक है। इस आर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें तीनों को सॉल्व करके A निकालना है, ठीक है। ऐड कर देते हैं तीनों इक्वेशन, माइनस T1 प्लस T, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, mg माइनस mg इज इक्वल m प्लस m इंटू a प्लस I अपॉन आर स्क्वायर इंटू a, ये हमारे पास में वैल्यू आई है। सॉल्व कर लो इसको, क्या आता है, m माइनस m इंटू g अपॉन m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर मुझे I की वैल्यू चाहिए। I क्या है, ये एक रिंग है, रिंग के अंदर हमारी 2 रॉड लगी हुई है इस तरह से, एक 2, ठीक है, और सब अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो I निकालते हैं, I कैसे निकलेगा, ये हमारी रिंग है और रिंग के अंदर हमारी ये 2 रॉड्स लगी हुई हैं, सेंटर के अबाउट निकालते हैं। मास सबका m है, वो मैं क्वेश्चन में गिवन था कि सबका मास m दिया गया। तो रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या हो जाएगा,
एम आर स्क्वायर। रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना हो जाता है, सेंटर के अबाउट एम इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। रॉड की लेंथ क्या है, रेडियस इसके डायमीटर के बराबर, मतलब 2r। रॉड इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा। ये एक के लिए, दो के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टोटल आई कितना आएगा, दिस प्लस दिस एम आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करूँ ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 3। ये आ जाएगी हमारी m की वैल्यू, i की वैल्यू। i की वैल्यू को मैं कहाँ रिप्लेस करना था, अपनी इक्वेशन में यहाँ पर i की जगह पर। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू जी अपॉन m प्लस i अपॉन आर स्क्वायर। ये था, रख देते हैं इसमें वैल्यू m माइनस एम इंटू जी अपॉन m प्लस i, व्हाट इज i, 5 एम आर स्क्वायर बाई 3, 5 एम आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा हम इसको ये लिख देते हैं। एलसीएम ले लो, अब इसमें कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m माइनस एम इंटू जी अपॉन 8 कैपिटल M प्लस 3 टाइम्स स्मॉल m। ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A spherical ball is moving its terminal velocity 20 centimeters per second. Radius of the ball is 6 millimeters. ठीक है, बॉल की रेडियस गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी में गिवन है। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस 3 millimeters मेड ऑफ द सेम मटेरियल। एक दूसरी बॉल है, उसी मटेरियल की बनी हुई है, उसका रेडियस अलग है, 3 मिलीमीटर है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है मैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r स्क्वायर g अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा। पहली बॉल के लिए 20, रेडियस है 6, वैल्यू रख लेते हैं 20 इज इक्वल टू, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, हमें बस इस रेडियस से मतलब है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट इनटू रेडियस का स्क्वायर, व्हाट इज रेडियस, 6 का स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, हमें दूसरी वेलोसिटी v निकालनी है, वो किसके बराबर है, उसमें रेडियस 3 है, तो उसमें भी एज कांस्टेंट तो वही आएगा एज इट इज, हमें वही रेडियस से मतलब, तो 3 का स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास में क्या आया, 20 अपॉन v इज इक्वल, ये है 36, ये है 9, तो हो जाएगा 4, तो v इज इक्वल टू 5। तो इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप शोन इन द फिगर। इसके सेंटर पर हमें फील्ड बताना है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन। एक वायर है, वायर की वजह से फील्ड होगा, सर्कल है, सर्कल की वजह से फील्ड होगा, दोनों की फील्ड को हमें देख लेना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, वायर की वजह से r डिस्टेंस पर फील्ड कितना हो जाता है, μ0I अपॉन 2πr, ये वायर की वजह से हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, करंट की तरफ फिंगर्स को रखा, फिंगर्स बाहर की तरफ फोल्ड हो रही हैं, तो डायरेक्शन है आउटवर्ड। सर्कल की वजह से फील्ड क्या होता है सेंटर पर, μ0I अपॉन 2r, डायरेक्शन करंट की तरफ डायरेक्शन को फिंगर्स को फोल्ड किया, डायरेक्शन है इनवर्ड। एक फील्ड है बाहर, एक फील्ड है अंदर, ऑब्वियस बात है दोनों को माइनस करेंगे नेट फील्ड निकालते टाइम पर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर वैल्यू। देख कर ही पता चल रहा है ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, कैसे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर पाई भी है एक्स्ट्रा में, यहाँ सिंपल 2r है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो बी नेट कितना आ जाएगा हमारे पास में, μ0I अपॉन 2r 1 माइनस 1 अपॉन पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये, μ0I अपॉन 2r पाई माइनस 1 अपॉन पाई। देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायटोमिक गैस डज 100 जूल्स ऑफ वर्क इन आइसोबैरिक एक्सपेंशन, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज, हीट पूछी गई है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, सीपी क्या होता है, F/2 + 1 NR डेल्टा टी, ये हमारे पास में सीपी की वैल्यू होती है। वर्क हमें कितना दिया गया है, वर्क दिया गया 100 जूल्स, एंड वर्क इज इक्वल टू NR डेल्टा टी, ये हमारे पास में वैल्यू हो गई। बस रख देते इसमें वैल्यू, इसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ सीपी की इस वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू N, यहाँ पर N नहीं आएगा, केवल R डेल्टा टी आएगा। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू में रखा हमने यहाँ पर F/2 + 1, ये तो हो गया, N सीपी की वैल्यू हो जाएगी R डेल्टा टी। ठीक है, सॉरी इसमें डेल्टा टी भी नहीं आता ये, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसमें से NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा F/2 + 1 इंटू
100। गैस कैसी हमारे पास में डायटमिक, डायटमिक के लिए एफ कितना होता है डिग्री फ्रीडम 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 + 1, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 100 50, तो ये हो जाएगा 350, तो इसका आंसर 350 जूल्स आ जाएगा। तो ये हमारा जेईई मेंस का शिफ्ट 21 जनवरी के शिफ्ट 2 का पेपर था। बहुत ही बेसिक सा पेपर था, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले तो क्वेश्चंस तो ऐसे जो क्लास में हमने नॉर्मली बहुत इजीली कराए हुए हैं, सिंपल से क्वेश्चंस थे फॉर्मूला बेस्ड, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो पूरा पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है।